सेनापति परमवीर जी, हमारे एलआरएस के ज्वाइंट सेक्रेटरी और कानूनी रूप से मजबूत सलाहकार एमपी देव जी, राम सरन जी, तमाम केंद्रीय नेतागण, आप इस पंडाल में बैठे लोको रनिंग स्टाफ जो नॉर्दर्न रेलवे कोने कोने से आए हुए हैं, साथ ही यूनियन फेडरेशन के हमारे तमाम सम्मानित नेता, ओबीसी एससी एसटी एसोसिएशन के तमाम सम्मानित और आमंत्रित नेता, आज आपने मुझे यहाँ बुलाने का काम किया, मुझे इस सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं ईसी रेलवे जोनल कमेटी की तरफ से आपको लाल सलाम पेश करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। वैसे मेरा परिचय आप सभी लोग जानते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता हूं, सच को सच की तरह, झूठ को झूठ की तरह, लेकिन कभी कभी कड़वा सच बोलना ठीक नहीं होता है। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किन्हीं के सम्मान और किन्हीं की गरिमा को ठेस न पहुंचे, लेकिन लोको रनिंग स्टाफ के सीने में जो चोट लगती है, उन्हें जो घाव लगते हैं, उन्हें जो दर्द होता है, उस दर्द को बयां नहीं करें तो भी बेईमानी है। तो मैं एलआर साहब को साक्षी मानकर आप लोगों की उपस्थिति में ये कसम खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लोको रनिंग स्टाफ, इसकी पहचान मैं क्या दूं? किसी शायर ने कहा है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमान की। तो आप बताने की जरूरत है कि आप क्या हैं, लेकिन मेरे शब्दों में भारतीय के कर्मठ, ईमानदार, जानदार, शानदार प्रदर्शन करने वाले, भारतीय रेलवे के आइकॉन, भारतीय देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन और इमेज है रेलवे के, जो हमेशा फ्रंट रनर के रूप में आंधी और तूफान में दिन और रात देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, थार के रेगिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक साथ को कमाने वाले आप ही वो लोग स्टाफ अगुवाता, जिसका कोई स्थानीय है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। यूं तो रेलवे को चलाने में 13-14 डिपार्टमेंट निभाते हैं, बिल्कुल बेहतर रेलवे कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन चलती है, लेकिन यह बात भी सच है कि जब कोई यात्री भटिंडा से दिल्ली या श्रीगंगानगर के लिए 3 महीने पहले टिकट कटा करके एसी में अपना सीट रिजर्व करा लिया और दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की ठंड में, उस घने कोहरे में वो अपने परिवार बाल बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ गया, सारे डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, टोकन दे दिया, कौशन दे दिया, सिग्नल दे दिया। अब उस पैसेंजर्स के अरमानों को, उसके मंजिल को अंतिम क्षण तक पहुंचाने वाला वन एंड ओनली अगर कोई है तो आगे में इंजन चलाने वाला लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट है। ये 2 व्यक्ति के ऊपर ही हजारों लोगों की जिंदगी और उसका भविष्य निर्भर करता है। क्या इस बात में कोई बेईमानी है? क्या इस बात में कोई शक है? हरगिज नहीं। हम अंतिम क्षण तक कई एक्सीडेंट मैंने सुने हैं, देखे हैं। डीएआर का मैं भी डिफेंस करता हूं, 34 साल मेरे भी रेल में हो गए। 1990 में कोयले के जमाने में मैं रेल में आया था और मेरा भी ये तीसरा अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक। मैंने ऐसे एक्सीडेंट को देखा है, पढ़ा है, एनालिसिस किया और डिफेंस किया है कि गाड़ी की टक्कर को बचाने में अंतिम क्षण तक
निर्दोष लोगों को बचाने में, उनके जान माल को बचाने में हमारे लोको पायलट ने गाड़ी रोकने के प्रयास में, यदि वो चाहता तो कूद करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन हरगिज नहीं, जिंदगी दे दिया, लेकिन गद्दारी नहीं की, हमारे खून में नहीं है। और एलारसा वैसे ही सिपाहियों का, वैसे ही सैनिकों का संगठन है, जिसके सेनापति यहां मंच पे बैठे हैं, जिसके सेनापति वो रिटायर्ड लोको पायलट मेल से लेकर तमाम लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे मिसाल कायम किए हैं। ये एलारसा यूं ही नहीं भारतीय रेलवे पर इतने वर्षों से 1960, 64, 68 से फायरमैन काउंसिल से लेकर आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन बनकर भारतीय रेलवे बोर्ड का यूं कहे तो उसके सीने पर एक सुई की तरह चुभता है रेलवे बोर्ड को, एलारसा चुभता। हम चुभाने का काम करते हैं, इसकी धार इतनी पैनी ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े उस्ताद ने अपना सब कुछ दे करके एलारस को यहां तक लाया। एलारसा वाला, एलारसा के लोग पहले अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पहले अपनी ड्यूटी करते हैं, और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेगा, जवाबदेही निभाएगा, वह हर कदम पर अपने हक और अधिकार की बात करेगा। चीफ क्रू कंट्रोलर से लेकर CLI साहब से लेकर सीनियर DGM तक लड़ेगा। वही काम तो एलारसा करता है। और एलारसा क्या करता है? ये कोई प्रतिबंधित संगठन है? कोई जिहादी संगठन है क्या? देश की एकता अखंडता में विश्वास नहीं करता है? हमारे नेता संविधान से लेकर CRPC, IPC, BNS, DA रूल, रेलवे एक्ट, एक्सीडेंट मैनुअल, GRSR बात करे कोई आकर के हमारे पास, हमारे लोगों से मुकाबला करे। हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, काम करते हैं। अरे 8-9 डिपार्टमेंट पढ़ते ही तो एक लोको पायलट, पैसेंजर और मेल बनता है। 8-9 डिपार्टमेंट तो हम पढ़ते हैं। एक दिन रात को मालगाड़ी लेकर मैं जा रहा था, सिग्नल ऑफ नहीं था, मैं चिल्ला रहा था। एक स्टेशन मास्टर ने बड़ी जोर से वाकी टाकी पर बोला, अरे क्यों आप साहब, क्यों आप इतना चिल्ला रहे हो, आप ही काम करते हो। हमने कहा यस, लोको पायलट ही जगा रहता है, गाड़ी चलाता है, और सारे डिपार्टमेंट की कमियों को, उसके नाकामियों को बोलता रहता है, उठाता रहता है, उजागर करता रहता है, लिखता रहता है। वो सबकी सुराग बताता रहता है कि इसमें क्या कमी है। क्या इसमें भी कोई शक है? तो हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे खराब हैं। लोको पायलट COR लिखता है, लोको पायलट ने ट्रैक पे लिख दिया, लोको पायलट ने सिग्नल के बारे में लिख दिया, लोको पायलट ने कोच के बारे में लिख दिया। अरे यार, गाड़ी टक्कर खाएगी, एक्सीडेंट होगी, मैं तो जाऊंगा ही, मेरे साथ पीछे लोग हैं वो भी तो चले जाएंगे। लेकिन अफसोस है, जिस लोको रनिंग स्टाफ पर इतनी बड़ी जवाबदेही है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्या उसके साथ आज तक रेलवे बोर्ड ने न्याय किया? असिस्टेंट लोको पायलट, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके भरोसे हम 130 की गाड़ी चलाते हैं, जिस कदर हम अपनी पत्नी, अपनी बीवी पर जितना भरोसा करके घर चलाते हैं, हम असिस्टेंट लोको पायलट को उतनी ही इज्जत और उतने ही विश्वास करके हम गाड़ी चलाते हैं। पूछो कैसे? जब कर्ब में गाड़ी है और लोको पायलट को सिग्नल दिखाई नहीं पड़ रही है, ALP बोलता है मास्टर ग्रीन है तो ग्रीन है, रेड है तो रेड है, और हम उस पर भरोसा करके गाड़ी चलाते हैं। क्या उस असिस्टेंट लोको पायलट को आपने ग्रेड पे उसके लायक दिया? क्या आपने उसको रिस्क अलाउंस दिया? एक्सीडेंट होगा, रिमूवल बराबर, सस्पेंशन बराबर, पनिशमेंट बराबर, मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, साइको, ये सब बराबर। लेकिन वेतन और भत्ते इतनी बेईमानी क्यों? इतनी नाइंसाफी क्यों? अरे बीटेक, एमटेक, LLB ग्रेजुएट, MBA हमारे पास हैं, साइनिंग ऑफ तक कितनी समस्याओं को झेलता है, कितना टफ ड्यूटी करता है। किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में, आपको जाने हैं तो जाने हैं।
हम बीमार हैं, घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी को ब्लड देना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। जब से मैं रेल में पैदा लिया हूं तब से आज तक तो देख रहा हूं पोजीशन टाइट है। अरे यार ये पोजीशन ढीले कब होंगे, ये ढीला कब होगा, पोजीशन टाइट है। अरे यार 5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, करतार सिंह जी रिटायर हो गए, पोजीशन टाइट है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? एलारसा 1900 ग्रेड पे असिस्टेंट लोको पायलट जिम्मेवार कौन? एलारसा। ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, कीमैन, नो डाउट बहुत ही डेडिकेटेड कैडर है, प्राणों की आहुति लाइन पर देता है, कलेजा छलनी होता है जब कोई ट्रैकमैन रनओवर होता है। खुदा गवाह है, हम किसी जानवर को भी मरने नहीं देना चाहते हैं, हम उसे हर क्षण बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी लापरवाही या रेलवे की सिस्टम की लापरवाही या यदा न कदा हो सकता है हमारी भी कोई गलती से हमारा एक भाई रन ओवर हो जाता है, उसको आपने रिस्क अलाउंस दिया, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको उसका जो भत्ता आप दे रहे हो हाई ड्यूटी अलाउंस, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे असिस्टेंट लोको पायलट ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसे 500 रुपए रिस्क अलाउंस नहीं मिलेंगे? यही बात मैंने दिल्ली में 19 फरवरी 19 को प्रदर्शन के दौरान रघुवैया जी को बोल दिया। बड़ी नागवार लगा, प्रसाद साहब मुझे बहुजोर डांटे, अरे यार इतनी सच तुम उनके मुंह पर क्यों बोल रहे हो, तुम मंच से नीचे उतर जाओ। मेरे गार्जियन थे, अभिभावक थे, मैं उतर गया। क्या आज तक 19 से लेकर 25 आ गए, कई कमेटियां बनी, क्या असिस्टेंट को उसका वाजिब हक मिला? नहीं मिला। जब हम लोग हड़ताल की नोटिस 2011 में देव साहब, प्रसाद जी, ये सारे मौनी साहब, सारे लोगों ने मिलकर दिया, तो बीच में आरएलसी को घुसा दिया। ये आरएलसी आ गया बीच में, आरएलसी सेंट्रल काउंसिलेशन कराया। हमने नहीं देखा आज तक कोई काउंसिलेशन जिसके लास्ट में यह नहीं लिखा हो इनसिबिट फेलियर। क्यों देव साहब मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने भी बहुत से आरएलसी का काउंसिलेशन देखा है, इनसिबिट फेलियर, लेकिन एक काउंसिलेशन जो है वो काबिले तारीफ है। चेन्नई में जो कहा कि लोको पायलट को इंटेंसिव कैटेगरी घोषित करो, उसकी ड्यूटी इंटेंसिव होनी चाहिए, वो चेन्नई के आरएलसी का जजमेंट था। उसके खिलाफ रेलवे हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने भी नहीं माना, बोला करेक्ट जजमेंट किया आरएलसी ने, ये इंटेंसिव गहन श्रेणी का घोषित होना चाहिए, कंटिन्यूअस श्रेणी में अब इसकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जब हमारा नेचर ऑफ जॉब का एनालिसिस किया गया, जब हमारा कंसंट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा गया, तो कहा नहीं इनकी ड्यूटी लिमिट करो। तो बोला भाई 8 घंटे लिमिट करने होंगे, तो बोला जैसे भी करो लेकिन करो। हाई कोर्ट में नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर से जॉब एनालिसिस का ऑर्डर हुआ, एलारसा ने छोड़ा नहीं है। और जब हमारी ड्यूटी इस कदर की है, तो फिर हमारा वाजिब हक क्यों नहीं? अरे नॉन रनिंग स्टाफ 4200, 4800, 5400, 5600 पे चले गए, जो एक अच्छे माहौल में काम करता है, जिसका इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल है, वो बिजली, पानी, पंखा, कूलर उसमें रहता है, घड़ी 8 घंटे हुई चल दिया। कंट्रोलर साहब पर मेरा वो रिसर्च है, अरे ड्राइवर साहब बंचिंग है, आपको 11 घंटे ड्यूटी करने पड़ेंगे। मोहम्मद मिल गया 11 घंटे, क्या भाई? तो लाइन फंसी हुई है, बंचिंग है। तुम बुरा नहीं मानेंगे, कुछ कड़े शब्दों में मैं बोलता हूं, तुम कंट्रोल बोर्ड पर बैठ करके डिवीजन का तुमको आइडिया नहीं, डिवीजन में काम नहीं किए होगे, किस स्टेशन में क्या लाइन है, क्या यार्ड है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। तुम बैठ गए कंट्रोल में, तुमने गाड़ियां फंसा दी, तुमने बंचिंग कर दिया, यहां फंसा दिया, और ड्यूटी तुम्हारी 8 घंटे पूरी हुई, यहां से चल दिया। रिमूव डिसमिस 14/2 करतार सिंह जी बोल रहे थे, ये शौर्य चक्र है, मैंने भी दिया है 9 साल 14/2। और इतना ही नहीं, बेईमानों के खिलाफ लड़ने में, गद्दारों के खिलाफ लड़ने में, और उनके सीने पर क्रांति की मुहर लगाने में मैंने भी हथकड़ियां पहनी और मैं भी जेल गया, बर्खास्त रहा। यूं ही नहीं कोई इतना बेवफा होता है
जरूर उसके सम्मान और ईमान पर किसी ने चोट दिया होता है। इसलिए ये जो शब्द हैं, ये जो उद्गार निकल रहे हैं, ये घायल और चोट खाने की वजह से निकल रहे हैं। मेरे साथी, एलारसा क्यों पैदा लिया? क्या जरूरत थी एलारसा करने की? क्यों आज हम समस्तीपुर बिहार उस कोने से चल करके आपके इस पंजाब में यहाँ आए हैं? क्यों आप लोग यहाँ अपना सारा काम छोड़ के रात की ड्यूटी करके यहाँ बैठे हो, फिर रात की ड्यूटी में जाओगे? ऐसा क्या यहाँ पर दे रहे हैं? कौन सा बागेश्वर धाम की पर्ची निकाल रहे हैं आपके भविष्य का? ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ बट रहा है। लेकिन ये जो बैनर है, ये जो संगठन है और ये जो हमारे सेनापति बैठे हैं, यह आपकी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं। मान्यता हमें नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के रजिस्टर्ड हम भी हैं, वो भी हैं, बड़े भाई भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए अलग से कोई रिकॉग्निशन का कानून भारत सरकार ने पारित नहीं किया। हाँ, उनको मान्यता इसलिए मिली वोट के आधार पर, रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट रूल के आधार पर। ये आपको हम एक एवेन्यू देते हैं नेगोशिएशन का, आप आओ बैठो, हम उसके लिए कुछ सुविधा देते हैं, आप कर्मचारी प्रॉब्लम्स को रखो, बात करो। हम गैर मान्यता प्राप्त हैं, रेलवे की भाषा में हम अनरिकॉग्नाइज, और थोड़ा नीचे भाषा ले आइए लोकल, हम अछूत हैं, हमसे दूरी बनाते हैं, हमसे दूरी बनाया जाता है। रेलवे अधिकारी, आप एलारसा वाले हो, आप तो अनरिकॉग्नाइज हो। अरे अनरिकॉग्नाइज है तो क्या हम विदेशी मूल के हैं? हम आतंकवादी हैं? हम क्या है? उपग्रह के लोग हैं, वहां से आए हैं, प्लेनेट से आए हैं, हम एलियन हैं? अरे हम तो लोको पायलट हैं। और जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि जब लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर थे तो एलारसा के लोग मिलने गए थे माननीय वासुदेव आचार्य जी सांसद के नेतृत्व में। आचार्य जी हमारे हर सवालों को बड़ी डंके की चोट पर संसद में रखने का काम करते थे। तो आचार्य जी ने कहा कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से रेलवे बोर्ड मिलना नहीं चाहता है, रेलवे अधिकारी मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। रेल मंत्री जी ने 2 अगस्त 2005, 8 फरवरी 2005, 8 फरवरी 2008 का वो लेटर है। एज एंड व्हेन लोको रनिंग स्टाफ, ए सेक्शन ऑफ लोको रनिंग स्टाफ अगर आता है और अपनी ग्रीवांस को रखता है तो रेलवे प्रशासन उसको गंभीरता से सुनेगा, उनका ज्ञापन लेगा और एज पर रूल उसका डिस्पोजल करेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा, और जो बोलता है रिकॉग्नाइज, उसके मुंह पर यही मैं चिपका देता हूं। धनबाद में चल रहा था वो 36 घंटे वाला, हमको लगता है 2019 में, तो कहा कि नहीं अनरिकॉग्नाइज है, इसको यहां जगह नहीं देंगे, डीआरएम बिल्डिंग कैंपस में यहां पर इनको नहीं बैठने देना। हमने थोड़ी दूर जगह बना ली, वहां से बड़ा बड़ा हाई पावर हाई साउंड का माइक लगाया कि आवाज वहां तक पहुंच जाए, और वहीं से शुरू किया। 36 घंटे का अनशन था। मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुए, मजिस्ट्रेट आए, बोले भाई आप लोगों से वार्ता हुई? हमने कहा नहीं, हम लोग तो अछूत हैं, हमको देखिए इतना दूर रख दिया है, हमसे कोई बात नहीं किया। तो कह रहा है अनरिकॉग्नाइज है आप लोग। हमने वही लेटर दिखाया। इतना ही नहीं, उसी वक्त रेलवे बोर्ड ने एक लेटर भेजा था लेबर मिनिस्ट्री को कि क्या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन एसोसिएशन रेलवे प्रीमिसेस में धरना प्रदर्शन अनशन कर सकता है? क्या बताएं जनाब, लेबर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ने जूता को भिजा के चाशनी में और रेलवे बोर्ड के गाल पे मारा और लिखा कि रिकॉग्नाइज हो या अनरिकॉग्नाइज हो, भारत के संविधान सेक्शन 19(3) का सब रूल 1(a)(b)(c) के मुताबिक कोई भी संगठन अपना धरना प्रदर्शन अनशन रेलवे के काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए कर सकता है, यह उसका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वो लेटर दिया, क्यों देव साहब, वो लेटर जारी कर दिया। हमने वो भी लेटर उनको दे दिया। तब हमको बोला बैठो तुम, जीप में बैठाया, लेके गया सीनियर डीपीओ के पास। अब बोला ये क्या है? ये 2 लेटर इसने दिखाया है, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है इसमें? आप ज्ञापन नहीं लोगे, आप बात नहीं करोगे, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करेगा? अभी आएगा देखिएगा 2 दिसंबर, अभी वहां से जारी होगा रेलवे बोर्ड से रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 173
174, 175 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या है इसके अंदर? 173 है कि बिना अधिकार के आप कहीं भी रेलगाड़ी को छोड़ के भाग गए। ये काम तो हम लोग करते नहीं है, या तो शटडाउन करते हैं या रिलीफ को चार्ज देते हैं। 174 कि आप रेलवे के संचालन में यात्रियों के जान के संकट को उत्पन्न करते हैं और वहां ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। ये तो हम करते नहीं है, पटरी खोलते नहीं है, फिश प्लेट खोलते नहीं है, बोल्डर रखते नहीं है, स्लीपर डालते नहीं है। ये क्राइम तो हम नहीं करते हैं। एक सीनियर डीओम ने कहा, आप लोगों को शटडाउन कर दिया, आपने डीसीआर कर दिया, मालूम है आप पर 173 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मैंने माइक लगा के डीआरएम बिल्डिंग पर उसको बोला कि मिस्टर एलाइड आईएएस 4 लाइन अंग्रेजी पढ़ के आए हो ना, 175 क्या तुम्हारा बाप पढ़ेगा? उसमें लिखा है कि रेलवे इस नियम के तहत, इस रेलवे एक्ट के तहत गाड़ी संचालन से संबंधित जो संरक्षा सुरक्षा के नियम है, जानबूझकर अगर कोई उसकी अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ 175 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और 2 साल के कारावास तीनों में है। तो क्यों नहीं तुम पर 175 लागू होगा? इनवैलिड बीपीसी पे गाड़ी चलाते हो, अवैध पावर गाड़ी चलाते हो, लास्ट व्हीकल की गाड़ी चलाते हो, तो तुम पर भी तो 175 के वायलेशन का केस बनता है। हमको 173 बता रहे हो, तो तुम भी 175 के अंदर तुम पर क्यों नहीं FIR कराया जाए? इसलिए मेरे दोस्त, एलारसा वाला वकालत करता, वकालत एक से एक लीडर है एलारसा के लोग, इसलिए वो हमसे बात करने से डरता है। प्रसाद साहब कहा करते थे, सांप को देखकर, विषैले सांप को देखकर जितना भयभीत आप होते हो, जितना आप डर के भागते हो, सांप उतना ही आपसे डर करके भागता है, उतना ही भयभीत होता है कि जिसको मौका मिलेगा वो पहले हमला कर देगा। इसलिए वह भी फल उठा करके फुफकार मारता है। यही हाल ये रेलवे के अधिकारियों का है, ये आपको देखते ही पहले फुफकार मारता है, सस्पेंड कर दूंगा, चार्जशीट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आप डर गए तो हो सकता है आप फुफकार से काट ले, और अगर आप अड़ गए तो फिर वो बिल के अंदर चला जाता है, वो भीतर घुस जाता है। और बहुत से ऐसे विषैले सांप को उसका फन कुचलने का काम किया, भले ही हथकड़ी लगी, बर्खास्त हुआ, जेल गया, लेकिन उसको औकात बताने का काम किया। क्योंकि हम केवल गांधी जी के विचारों पर विश्वास नहीं करते, हम भगत सिंह और सुभाष जी के और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं कि हमारे जैसे डेडिकेटेड कैडर को अगर गाली दोगे, अगर उसका अधिकार छीनोगे, अगर उसका नुकसान करोगे, तो हम भी तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। बर्खास्त किया था तो 14/2 में 9 इयर्स, सारे मुकदमे मैंने जीता, और मेरा ऐलान होता है उन दादाओं से, रंगदार अधिकारियों से, गुंडे अधिकारियों से, अच्छे अधिकारी रेल में है, नो प्रॉब्लम, बहुत ऐसे ईमानदार लोगों को मैंने देखा है, बड़ी दिल से, बड़ी सहानुभूति से रनिंग स्टाफ से बात करता है। अरे आप लोग दिन रात जगते हो यार, इतना हार्ड ड्यूटी आप लोग करते हो, आओ बैठो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। ऐसे भी लोगों को देखा है, लेकिन ऐसे चोर, ऐसे हरामखोर लोगों को भी देखा है जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। सिलेक्शन में कलेक्शन, घूस, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब में पैसा लेता है, और आप जाओ तो बड़ी रंगदारी और बड़ी दादागिरी से बात करता है। अभी एक नजारा यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखे होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर DDU DRM ऑफिस का, जहां की कैसे अधिकारियों को उनके ससुराल वाले माला पहना के, हथकड़ी पहना के लखनऊ लेके चले आए थे। ऐसे मैंने बहुत से चोर को देखा है। बड़ी गरजता था चैम्बर में, बहुत हड़काता था, रावत सस्पेंड हो जाएंगे, रिमूव डिसमिस हो जाएंगे। पता चला किसी को कानपुर में पकड़ा, किसी को हाजीपुर में पकड़ा, किसी को पटना में पकड़ा, किसी को जयपुर जोधपुर में पकड़ा। मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद कि कम से कम ऐसे बैक्टीरिया वायरस को आपकी CBI उठा रही है। अरे अच्छे लोगों को भी भीतर घुसा रही है, लेकिन कम से कम चोर बेईमानों को भी उठा रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे रेलवे में बहुत से रोज पढ़ते होंगे अखबारों में, अपने डिपार्टमेंट में। अरे रेलवे बोर्ड में बंसल जी, रेल मंत्री के भांजा महेश कुमार जी, करोड़ में टेंडर हुआ था वो ट्रैक्शन के इक्विपमेंट का। ऐसे बेईमान लोग अगर धमकी देगा एलारसा वाले को, हमको कानून बताएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, आखिर हमारा ग्रेड पे
लोको पायलट सेंटर से एलपीएम तक 4200 क्यों रह गया? हमारा माइलेज का फार्मूला RSC 81 से जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर साथियों ने कुर्बानी देकर के जो फार्मूला लाया, वो क्यों समाप्त कर दिया गया? अरे सबका 25% बढ़ गया, हमको आंदोलन क्यों करना पड़ता है? 2012 में लड़े, 14 में लड़े, 16 में लड़े, हमको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है? ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा कसूर हमने किया है? हम सबसे मेहनती लोग हैं, हम इतना कमा के देने वाले लोग हैं। अभी नंबर ऑफ डेज और आवर्स पर देव साहब ने कैलकुलेशन दिया कि कितना कम वेतन हमको मिल रहा है। मैं एक और रिसर्च किया, सबको पता है, अगर आरजी में हम ब्रेकिंग करते हैं, डीजल में डायनेमिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक में आरजी ब्रेकिंग, मैक्सिमम हमारे जो इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, कौन इंस्पेक्टर, वो डुप्लीकेट नहीं, उसमें ओरिजिनल भी हैं, इंस्पेक्टर साहब लोग काउंसलिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा आरजी करिए, आरजी करके बिजली बचाइए। अगर एक लोको पायलट पर डे अपनी ड्यूटी में 100 यूनिट अगर बिजली वो बचाता है, महीने में 20 ड्यूटी करता है, 2000 यूनिट बिजली बचाता है। अब मल्टीप्लाई करो 60-70 हजार लोको पायलट से और कितनी गाड़ियां चलती है। अरे कितने हजार करोड़ रुपए तो हम बिजली बचा के दिए हैं रेल मंत्री जी, केवल उसी का 2% हमको दे दो, 5%। ये कहने वाला कौन है रेलवे बोर्ड में? कौन कहेगा, कौन उठाएगा? जिनको ये जिम्मा दिया गया है, हमारे बड़े भैया, चाचा लगेंगे मेरे, इसलिए प्रसाद साहब को भैया कहते थे मिश्रा जी, तो प्रसाद साहब के भाई मेरे चाचा हुए, तो चाचा जी ने रखेंगे वहां जेसीएम में, पीएनएम में। भतीजा यहां से चिल्ला रहा है, तो चाचा ये बात रेलवे बोर्ड को क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ, छोटे चाचा ने लिखा, रघुवैया चाचा ने लिखा कि आज जो लोको कैब में आपने जो जो डिवाइसेज लगा दिए हैं, क्या क्या डिवाइसेज लगा दिए? अभी अभी एक डिवाइस आया है R-, रेलवे ड्राइवर, क्या वो एनालिसिस, क्या सिस्टम, देव साहब सो गए क्या? R-, वो सामने में जो कैमरा लगा है, और वो कहता है कि अगर आप 30 सेकंड तक अगर कंसंट्रेट नहीं है, ड्राइवर साहब आपका ध्यान किधर है? अगर आपने झपकी ली, ड्राइवर साहब आपने झपकी ली, ड्राइवर साहब आपने सिगरेट पिया, तो ये मशीन सीनियर डी के चैम्बर में और सीनियर डीपीओ के चैम्बर में उसके टेबल पे क्यों नहीं लगा कि सीनियर डीओ साहब आपने घूस लिया? वो तो बोलेगा आपने सिलेक्शन में कलेक्शन लिया, सीनियर डीएन के चैम्बर में लगने चाहिए, आपने टेंडर में 10% लिया। व्हाट इज नॉनसेंस? हमारे चैम्बर में लगा रहे हो। हम लोग रेलवे बोर्ड गए थे, मालूम है आपको, राहुल गांधी का नकली लोको पायलट, रील बनाने वाला लोको पायलट मैं ही हूं ना। सच बोलने के लिए गया और सोशल मीडिया में आया तो हमें नकली और फर्जी कह दिया आईटी सेल वालों ने। और जब राहुल गांधी जी ने वो तमाम वीडियो सामने रखे कि ये इतने लोको पायलट थे, ये सब नकली थे, ये सब फर्जी थे, तो फिर राहुल जी ने कहा, संसद में हंगामा हुआ, आप लोग देखे होंगे, पहली बार इतना बड़ा हंगामा हुआ था जब हमने कहा कि बोतल लेकर के मेल एक्सप्रेस में सुपर फास्ट में 6 घंटे में उसमें पेशाब करके हम लोग फेंकते हैं। ये शर्मनाक स्थिति है, बड़ा वायरल हुआ था। तो रेल मंत्री जी को राहुल जी ने कहा कि फर्जी लोगों से मिलिएगा, नकली लोगों से, तो बोले हाँ मिलेंगे। तो फिर हम लोग वही टीम गए थे, फर्जी लोगों की टीम, जिसमें हमारे पद्म सिंह गंगवार जी थे, सारे लोग थे। तो बातचीत चल रही थी वहां पर, उसमें हमने उनसे कहा कि सर आप जो ये CCVRS लगा रखे हो, सारे लोगों ने कहा, हमारे SP सिंह थे, राणा जी थे, आप कुछ मत करो, कैमरा रहने दो। तो बोला क्या प्रॉब्लम है आपको इस कैमरे से? आप लोग निगेटिव सोचते हो, इसका पॉजिटिव साइड तो देखो। अगर आप पे आरोप लगता है कि आपने कॉल आउट नहीं किया, आप सो गए थे, तो ये कैमरा का जो डाटा एनालिसिस ये तो बताएगा कि नहीं आप सही थे। हमने कहा साहब कोई गुनाह नहीं है, केवल आप इसको थ्रॉटल से या रिवर्सल से जोड़ दो कि जब ये आइडियल रहेगा तो डिस्कनेक्ट रहेगा, और जब हम रिवर्सल फॉरवर्ड करें या बैकवर्ड करें एक्टिवेट हो जाए, या फिर आप उसको एम्प्टी से दे दो कि जब हम ट्रैक्शन लें तो एक्टिव हो, आइडियल करें इनएक्टिव हो। बोला अच्छा ऐसा सोचता हूं। कई डायरेक्टर खड़े थे
इसका बेनिफिट क्या? बोला इससे नुकसान क्या आपको? हम लोगों ने कहा कि साहब नाश्ता करते हैं, 1 घंटे से मालगाड़ी खड़ी है, थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं, जम्हाई लेते हैं तो हम पे कार्रवाई होती है। और किसी शायर ने कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो हमारी जम्हाई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है रेलवे सेफ्टी का। तो बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। बोले ओएसडी साहब को, अरे कल 68 डीआरएम को लाइन पर लो। और मैं पूछता हूं, आप हमको उदाहरण दीजिए, आप हमको दीजिए कि किसको चार्जशीट किया और किसको क्या किया। हमने ढूंढा, कुछ मिला, बहुत लोगों ने नहीं दिया। हम लोग ऑल इंडिया पे लिखे थे कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई चार्जशीट, ऐसा कुछ दीजिए पनिशमेंट जो नाश्ता करने के लिए, रिलैक्स में बैठने के लिए उसमें किया गया हो। कुछ मिला, हमने उनको दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 14,000 लोगों में 7,000 लोगों में ऐसी लगा दिया है। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रिपोर्ट कार्ड रखे थे, एक राहुल जी को दी, अपने पास रखे। वो दोनों आदमी अपने बात कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। हमारे एसपी सिंह जी बोल दिए, सर एक्सक्यूज में कुछ बोलना चाहते, बोलो। हमने 1 सप्ताह में 700 लोगों का सर्वे किया एसीआर में, 183 लोगों में ही एसी हमने काम करते पाया। वो बड़े जोर बिगड़ गए, अरे यार क्या ये सब गलत डाटा रखते हो, ये सब तुम लोग गलत र्यूमर फैलाते हो। हमें नो सर, ऐसा नहीं है सर, आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट है। 14,000 में 7,000 लोगों में एसी लगा, नो प्रॉब्लम, सही है। उन्होंने कहा 700 लोगों में 183 काम कर रहा, यह भी सही है। आपने तो ये नहीं कहा कि सारे एसी वर्किंग में है। डाटा कहाँ गलत है? हम लोग जब लिखते हैं लॉग बुक पर कि इसका एसी खराब क्यों है, तो रिमार्क आता है सेड का कि मैकेनिक नहीं है और फंड नहीं है। यह बात हमने कहा तो उन्होंने बोला, राहुल जी पूछ दिया, क्या सर पैसे नहीं है, मैकेनिक नहीं है? बोला नहीं राहुल जी, मैंने इतने करोड़ रुपए कर दिए प्रावधान, एक भी इंजन खराब एसी सेट से नहीं निकलेगा। हालांकि कुछ सीएलई साहब का लेटर हमने देखा, एक भी इंजन सेट आउट नहीं होगा, लेकिन जो इंजन सेट आउट किया सेम कंडीशन, वो अभी मैंने भेजा सीआरबी साहब को, वो अभी मैंने भेजा एडिशनल मेंबर ट्रैक्शन साहब को। उन्होंने कहा कि जून 24 में आपकी एवरेज ड्यूटी 6 घंटे हुई है, इतनी कम ड्यूटी आपकी हुई है। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा हुजूर उनको बुलाया जाए जिन्होंने इस ड्यूटी का डाटा निकाला है, जरा देखें कि 6 घंटे ड्यूटी हमारी कैसे हुई। आप बताइए, आश्चर्य की बात है, जून 24 में 6 घंटे एवरेज ड्यूटी हुई है। हमने कहा जनाब हमारी ड्यूटी 50% जो है ड्यूटी, मैंने ईसीआर का दिया डाटा, 3 महीने का और 5 महीने का सोनपुर डिवीजन का। 9 आवर्स ड्यूटी 50% है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रेन चले गुड्स, 9 आवर्स ड्यूटी 50%, और 50% जो गाड़ियां थी 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। हमने कहा साहब मैं 22 घंटे की ड्यूटी का भी रिकॉर्ड आपको दूंगा। व्हाट इज नॉट, ये कैसे हो सकता है? 16 घंटे 22 घंटे ड्यूटी होती है? यस सर, ऑफ काउंट होती है। ये किसने निकाल दिया 6 घंटा? ऑन टू ऑफ हमारी ड्यूटी है, स्पेयर ट्रेवल भी हमारी ड्यूटी है। अच्छा 143 नॉर्मल ड्यूटी 9 घंटे, इन एग्जिजेंसीज इन मैंने रिक्वायरमेंट पर 2 घंटे 11 घंटे। यस सर, यही रूल है। सर आप रेल मिनिस्टर हैं, आपको ये रूल मालूम है? 9+2 हमारे सीनियर को नहीं मालूम है, हमारे डीआरएम को नहीं मालूम है। 9+2 हम साइनिंग ऑन करते हैं और सीधा बंचिंग, आपको 12 घंटे ड्यूटी करने पड़ेंगे। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारी दादागिरी है। पूरे जहां का दर्द हम अपने सीने में लिए हुए हैं क्या? पूरे रेल का ठेका लिए हुए हैं क्या? हम 12 घंटे ड्यूटी करेंगे? बोले मोदी जी 18 घंटे रोज ड्यूटी करते हैं। हाँ बात तो सही है, मोदी जी 18 घंटे ड्यूटी करते हैं। 18 घंटे में कितने स्लोगन बनाते हैं, कितने जुमले बनाते हैं, कितनी योजना बनाते हैं, सबको पता है। तो 18 घंटे करते हैं, तो उनका जो माहौल है, उनको जो इन्वायरमेंट दिया गया है, जो संसाधन दिया गया है, हमको दे दिया जाए, हम 24 घंटे नहीं उतरेंगे, हम 24 घंटे उसी में रहेंगे। जेट प्लस सिक्योरिटी दे दी जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिया जाए, पूरा एसी टाइट खाना पीना, पूर्वी कुमारी असिस्टेंट। और जब वो बोलना शुरू की तो मंत्री जी का जो चेहरा गुलाबी था वो मुरझा गया। अश्वनी वैष्णव जी का बड़ी बेबाकी से उन्होंने कही कि सर नारी शक्ति योजना आपके रेल में फेल है, यहीं से स्टार्ट की हूँ। मैं असिस्टेंट लोको पायलट मालगाड़ी में काम करती हूँ सर,
मैं भी खुलेआम बोलता हूं जो वो बोली थी, सर हम ड्यूटी लाइन में चले जाएंगे, नहीं है जगह, नो वैकेंसी, इंजन पर जाओ। सर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 मंथ्स काफी क्रिटिकल होते हैं, मिसकैरेज की संभावना होती है। सर उस टाइम में भी अगर 2-4 महीने कहीं एडजस्ट कर दें स्टेशनरी तो हम लाइन में वो खतरे को टाल लेंगे। सर वो भी कोई नहीं सुनता है। सर मैं आपने सीसीटीवी CBBRS दोनों कैब में लगा दिया। सर पीरियड्स में मैं पैड बदलने के लिए अगर पिछले कैब में जाऊं तो वहां भी कैमरा देख रहा है। सर जाऊं तो जाऊं कहां? यूरिन करने के लिए इंजन के नीचे उतरती हूं, इंजन के तरफ मुंह करके बैठती हूं, पब्लिक देखता रहता है। सर रेल मंत्री बोले, अरे ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अरे विकास देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, क्या हो रहा है रेल में, कितनी गलत परिस्थितियों में काम कर रही है महिलाएं। अरे यार ये बर्दाश्त के बाहर है, कुछ करो। हमारी एक लड़की महारानी कुमारी बरौनी से रनअवर हो गई मालदा डिवीजन में। यह बात जब हम लोगों ने PDIR रेणु शर्मा जी को बताया, वो लाइन में काम करती थी, एक भी दिन स्टेशनरी ड्यूटी नहीं की, तो उनकी आंखें नम हो गई रेणु शर्मा जी की। ऐसे बहुत से हमारे साथी रनओवर हुए हैं ड्यूटी के दौरान। अरे सीमा पर शहीद होते हैं सैनिक किसान के बेटे, उनकी शहादत को नमन करता हूं, लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी और फर्ज अदा करने में अगर वो रनओवर होता है, क्या ये शहादत से कम नहीं है? ये शहादत नहीं है? बिल्कुल शहादत है। मेरे दोस्त, हम बेईमानी हमारे खून में नहीं। हमको उन्होंने कहा, मिस्टर राउत, आप राउत हो? यस सर। आप बरौनी में हो? सोनपुर में? यस सर। अरे यार तुम्हारी ड्यूटी देखकर बड़े आश्चर्य हुए हमें। हमने कहा ये क्या हो गया भाई, तुम्हारा तो 65 घंटे एवरेज हो, फोर्टनाइटली है, तुम एसोसिएशन के लीडर हो, लाइन में काम नहीं करते होगे, तुम नेता हो। बड़ी हंसी आई हमें। हमने कहा हुजूर मेरा ID लेके अभी CMS खोल के देख लिया जाए, एक भी दिन हमने स्टेशनरी ड्यूटी नहीं किया। 34 साल मेरी नौकरी हो गई। सर ये जो आपके OD साहब हैं धनबाद में सीनियर DM थे, पूछ लीजिए ग्रेडियंट सेक्शन में कैसे 12 साल मालगाड़ी चलाए हूं। LRSA वाला ड्यूटी करता है, सो कभी सुविधा भोगी काम नहीं करता है। लेकिन मैं उन बड़े भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब पैड में हमें रिमूव कर दिया जाता है ट्रैक सर्किट पर, अरे भारतीय रेलवे का कौन सा डिपार्टमेंट है पूरे देश में, कौन सा ऐसा विभाग है बताओ जिसके ट्रैक सर्किट व्हील चले और उसको नौकरी से बाहर नहीं किया जाए? क्राइम नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, एक जानवर नहीं मरा, चिट्टी नहीं मरी, बिल्ली नहीं मरी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। रब्बा इसे नौकरी से बाहर निकाल दो, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मैनुअल कहता है, एक्सीडेंट हो गया। लोगों से जब पब्लिक में बताता हूं तो कहता है ये कैसा एक्सीडेंट हो गया, और हमें नौकरी से रिमूव। पहले तो ब्लड या यूरिन टेस्ट, डॉक्टर आएगा इतना बड़ा 24 नंबर का निडिल लेके भोंकेगा, खून निकाला, यूरिन लिया, टेस्ट किया लैब में, टेस्ट किया अल्कोहल का नहीं। अल्कोहल कौन लेके ड्यूटी करता है? इतने आपने लगा दिए CMS पोर्टेबल, तो क्या इंस्पेक्टर साहब वो लेके घूमते रहते हैं, फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो। कौन दारू पीता है ड्यूटी में? हमारा टेस्ट ब्लड यूरिन का इसलिए लिया जाता है कि लोगों रनिंग स्टाफ का खून, उसका DNS का RBC WBC इतना हाई लेवल का होता है, उससे कभी गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो देखता है इसका RBC तो कम नहीं हो गया था, इसका ब्लड का जो क्वांटिटी उसके लिए कम तो नहीं हो गए थे, ये दुर्घटना कैसे हो गई? ये फक्र की बात है। एक बाबू DRM ऑफिस में बोला, राउत जी 50-50 रुपया दिलवा दीजिए। क्यों? वेतन तुमको मिलते हैं, साला 50 रुपया घूस मांगता। बोला नहीं राउत जी, बहुत विभागों से लेते हैं, आपसे भी लेंगे। हमने आप तुम इतनी हिम्मत से कर रहे हो, 50 रुपया पर कैंडिडेट लेंगे। बोला ऐसा है ना राउत जी, दूसरे विभागों से जो लेते हैं उसमें मिलावट होता है, उस पैसे में कुछ नाकामियों का और कुछ हराम मैंने क्या बोलेंगे उसको, बिना काम का होता, डुप्लीकेट होता, वो छीन और लूट के लाया होता। आपका जो वेतन है ना, 1 नंबर की खून पसीने की कमाई है, ये 50 रुपए अगर इसमें मिला देते हैं सब 1 नंबर हो जाता है। और ये पैसे अगर हम बच्चों के भविष्य में लगाते हैं तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये हमारे पैसे का ये महत्व है। इसलिए चलो, हमारे खून पसीने के भी इस तरह कद्र है कि हमारा
घूस का पैसा हमसे लिया तो अपना भविष्य बनाता। मेरे दोस्त, कहने का ये मतलब है कि स्पैड में रिमूवल कितनी बड़ी नाइंसाफी। 34 साल में नौकरी किया डेडिकेशन से, कहीं अवार्ड लिया, कोई चार्जशीट पनिशमेंट अगर किसी को नहीं है और आप उसको सीधा निकाल देते हो, दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते हो। उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी करनी है और रिमूवल में सब कुछ रख लिया। कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये। और ये खंजर मेरे सीने में चुभता है तो हमारे आस पड़ोस के यूनियन एसोसिएशन करने वाले दोस्तों बताओ कि चोट अगर यहां लगती है तो दर्द आपको क्यों नहीं होता है? आप हमारे लिए सवाल क्यों नहीं उठाते हो कि ये रिमूवल हमारा क्यों होता है, बात बात में सस्पेंशन हमारा क्यों होता है, बुक अप चार्जशीट हम क्यों किए जाते हैं? अरे ठीक है, कल्यूजन हो गया, रिपरकशंस हो गया और हमारे नेताओं ने हाई पावर कमेटी को दिया था कि साहब हर छोटी सी बात में रिमूवल। हाई पावर कमेटी 2013 डीपी त्रिपाठी कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में कहा कि जिस स्पैड में कोई कैजुअलिटी, कोई रिपरकशंस नहीं है और पास हिस्ट्री नहीं है, दैट शुड नॉट बी रिमूव्ड, उसको कोई दूसरा पनिशमेंट दो। हम लोगों ने चिल्लाया, किसी ने नहीं सुना, लेकिन लोहानी साहब सीआरबी ने धनबाद में हम लोगों की बात सुना, त्रिवेंद्रम में हमारे लालसा की बात सुना और उसने कहा कि देखो कोई तो तैयार नहीं है लेकिन हम कुछ राहत कर देते हैं। SOL और BOL ले आया, सिग्नल ओवरलैप, ब्लॉक ओवरलैप, एक्सपर्ट व्हाइल रिसेप्शन ऑफ ट्रेन अप टू स्टार्टर, एक्सपर्ट व्हाइल डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम स्टार्टर टू एडवांस एंड बियॉन्ड एडवांस। पनिशमेंट को बांट दिया, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर को ले आया, पास हिस्ट्री को ले आया। नहीं माना ये लोग, बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। हम आपको पहले रिमूव करेंगे तो करेंगे और ये जो रिकमेंडेशन है, जो फैक्टर्स हैं, हम अपील में सोचेंगे। अरे ALP को इनिशियली रिमूव नहीं होगा, फर्स्ट टाइम क्या सेकंड टाइम में भी रिमूव नहीं होगा, रिमूव करता है। हम लोग रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल विकास आनंद जी के पास ECR का 13 केस रखे और दिखाए, देखिए सर SOL BOL में रिमूवल। बोला व्हाट इज दिस, ये कैसे होता है, क्यों रिमूव होता है? हमने पूछिए अपने सीनियर डी से, पूछिए CLE साहब से। GM साहब बोलते रिमूव करो। मैं जानना चाहता हूं तमाम यूनियन एसोसिएशन करने वाले लोगों से, अगर रिमूवल ही स्पैड का अंतिम और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, विकल्प है, तो स्पैड बंद क्यों नहीं होता है? इतने रिमूव कर दिए, स्पैड बंद क्यों नहीं हो जा रहा है? अगर स्पैड फिर भी हो रहा है तो या तो तुम्हारा डायग्नोस्टिक गलत है या तुम्हारा मेडिसिन गलत है, या तो तुम इसका जो लैब टेस्ट कर रहे हो ये गलत है, या जो दवा तुम दे रहे हो ये गलत है। मोबाइल से स्पैड हो रहा है, मोबाइल बंद करें, आउटसाइड टॉक नहीं करेंगे। अब वो जो FSD वाली मैडम जो बोलते रहती है ऊंची आवाज में, तो बोलती है ना, ये संरक्षा सहायता हेतु उपकरण है, कृपया संचालन प्रक्रियाओं का पालन करें। तो जब ये सहायता हेतु उपकरण है और हमको संचालन प्रक्रिया ही पालन करना है, तो तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है इतनी ऊंची आवाज में बोलकर कैब में? किसने कहा कि FSD लगा के रखो? इतना नॉइज है, आंख पर उसकी लाइट पड़ती है, तो उससे क्यों नहीं स्पैड रुक गया? वो तो सिग्नल बताता नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, कुहासे के पहले मौसम में, कुहासे के बाद वाले मौसम में 1-1 मिनट की पंक्चुअलिटी ली जाती है, पूछी जाती है। पूरा गाड़ी नियम और GRSR से चलेगा। आज जब फॉगी वेदर आ जाता है तो जानते क्या लिखा है? लोको पायलट विल ड्राइव दियर ट्रेन एट द स्पीड ऑन दियर कॉन्सेंट्रेशन, मैंने हमारे विवेक से गाड़ी चलेगी। अब जो कुहासे की घनिष्ठता है, जो सघनता, डेंसिटी ऑफ फॉग, लोको पायलट अपने विवेक से गाड़ी चलाएगा। हो गया, तुम्हारी औकात खत्म हो गई। अब हम अपने विवेक से गाड़ी चलाएंगे, तब तुम नहीं पूछेगा कि हम ठोकेंगे आगे से कि ठोकेंगे पीछे से। और जब मौसम साफ हो जाएगा तो तुम स्पीड गन लेके खड़ा हो जाएगा, 75 चल रहा था कि नहीं, 110 चल रहा था कि नहीं। अरे ये क्या बेहूदगी है, लोगों रनिंग स्टाफ को समझ में आती है। इसलिए मेरे दोस्त, आर्थिक मोर्चे पर भी हमारे साथ नाइंसाफी है, ड्यूटी में हमारे साथ नाइंसाफी है। अभी एक बेईमानी लोग कर रहा था, ट्रिप ब्रेक हो रहा था। हमने CMS को खंगाला तो देखा एक आदमी का 5-5 बार ट्रिप ब्रेक है। 14 घंटे ड्यूटी है, रोड साइड स्टेशन पर आप खड़े हैं, बिना दाना पानी के पड़े हैं, रात भर जगे हैं, 2 घंटा गायब, 65 मिनट गायब।
वो CMS में गायब कर दिया। कैसे? ऑन ऑफ दिखा दिया। जब हमने उसको पढ़ा तो देखा BA टेस्ट 0, BA नंबर 0, ऑन ऑफ ऑन, तो हम वहीं खड़े हैं, अरे ये कैसे हो गया? तो उस लॉन्ग आवर्स को 2 टुकड़े में कर दिया, अब लॉन्ग आवर दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमने पूरे ECR के डिवीजन का निकाला तो 547 दानापुर का मार्च का, 1045 10 कुछ निकला DDU का, 1200 कुछ निकला धनबाद का। मैंने इसको GM को दिया मेमोरेंडम, मैंने मीडिया में हाईलाइट किया, मैंने धनबाद में 25 जून को प्रदर्शन के दौरान तमाम मीडिया वालों को बोला ये एक डकैती है, हमारे ड्यूटी की चोरी हो रही है, हमारे वाजिब घंटों की चोरी हो रही है, अंडर रेस्ट बुकिंग इस तरह हो रहा है। यह बात मेंबर ट्रैक्शन के पास मैंने रखा, आदर्श गुप्ता ने रखा। सैल्यूट है मेंबर ट्रैक्शन, BA प्रताप सिंह जी को मैं यहां से सैल्यूट करता हूं। बड़ी ईमानदारी से हम लोगों की बात सुना और बहुत काम किया। फिर उसके बाद मैंने वो छपा, PTI रिपोर्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स में छापा, इंडियन एक्सप्रेस में छापा, अमर उजाला में छपा और रेल मंत्री को टैग किया। ये बेईमानी क्यों जानते हैं? सारे जोन में चिट्ठी निकाला, ट्रिप ब्रेक बंद हुआ। सेक्रेटरी रिपोर्ट में मैंने देखा ट्रिप ब्रेक लिखा हुआ, ट्रिप ब्रेक बंद हुआ है। अब कोई दूसरा रिसर्च कर रहा होगा, खोज रहा होगा। मेरे दोस्त, लोको रनिंग स्टाफ के हर सांसों पर पहरा है, ये पहरा दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों पर क्यों नहीं है? हाई पावर कमेटी ने कहा पेज नंबर 67 पर, लोको रनिंग स्टाफ का जो नेचर ऑफ वर्क है वो डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है, विशिष्ट श्रेणी का स्टाफ है और उसकी तुलना दूसरे विभाग से नहीं की जा सकती है। दूसरे डिपार्टमेंट का जो वर्किंग कल्चर, जो वातावरण है, वह ऑटोमेशन और ये जो टेक्नोलॉजी के विकास के चलते उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। लेकिन सो फार एज द लोको रनिंग स्टाफ इज कंसर्न, देयर स्ट्रेस लेवल इज डेली रेजिंग, गॉन हाई टू हाई। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। RDSO ने स्पैड का रिसर्च किया, RDSO ने साइको टेक्निकल रिसर्च किया 5 साल के स्पैड का, और कहा कि रनिंग स्टाफ के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया, जिसके चलते कंसंट्रेशन उसका भंग हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही, इसको कम करो। अरे कई कमेटियों का रिपोर्ट आया, एक्सपर्ट मैन्यूज 14/12, एडिशनल मेंबर ट्रैक्शन अश्विनी कुमार कपूर का लेटर 2020-2021, कहा जब प्रयागराज में कालिंदी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था तो कहा था कि आउट आवर्स में बुकिंग नहीं होगी, शॉर्ट लीव शॉर्ट ट्रेनिंग अगर आता है 6+2 में ड्यूटी लगाओ। अनिल काकोडकर समिति की रिपोर्ट में पैरा 6 में कहा कि जब भी वो छुट्टी और 6 से आता है आउट आवर्स में ड्यूटी नहीं लगेगी, 6+2 में लगाओ। हीराकुंड एक्सप्रेस की दुर्घटना ईस्ट कोस्ट रेलवे में हुई थी खुर्दा डिवीजन में, तो कहा था कि 2 नाइट से ज्यादा ड्यूटी नहीं कराओ, कंटिन्यूअस ड्यूटी 2 नाइट। चिट्ठी भी आई थी 2 नाइट की और ये लोग रिव्यू कर दिया, 4 नाइट कर दिया। 4 नाइट ड्यूटी कराओगे, आउट आवर्स में बुकिंग करोगे, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कराओगे, PR कैंसिल करके लोको पायलट को इंजन पर बुलाओगे, बिना मलमूत्र का काम कराओगे और कहोगे कंसंट्रेशन क्यों नहीं, एक्सेप्टी मेंटेन करो, दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। अरे वैष्णव जी, थोड़ी सी अगर ईमानदारी और मेरे बच्चों का ख्याल है, अगर थोड़ी सी आंख मार दे हम ना, तो रोज कितने ठोके जाएंगे, कितने गड्ढे में जाएंगे, आप गिनती नहीं कर पाओगे। आपकी कुर्सी हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी। ये हमारी ईमानदारी है। ये जो बीमारी है स्पैड का जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया वायरस है, इसका संक्रमण हम झेलते हैं और इसका इलाज हमारे ही पास है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। CLI साहब पोलियो वैक्सीन देके, स्पैड वैक्सीन देके सीनियर डी स्पैड को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए अभी मैंने एक मेमोरेंडम CRB को दिया, मीडिया में भी आया था, स्पैड के पीछे का एनालिसिस करो। ओंडाग्राम में एक्सीडेंट हुआ था, इंजन पे इंजन चढ़ गया था और ड्राइवर साहब की नींद खुली तो अपने को जमीन से 40 फीट ऊपर पाया था, तो देखा कि भाई ऊपर कैसे चढ़ गए, तो इंजन के ऊपर इंजन चढ़ गया, 42 में रिमूव कर दिया। हम लोगों ने जब उनका डाटा निकाला ड्यूटी का, तो 22 ड्यूटी में 16 नाइट ड्यूटी, असिस्टेंट 18 ड्यूटी, जिसमें 14 नाइट ड्यूटी। अरे यार, तुम एक रनिंग रूम से साइनिंग ऑन करके निकले और बोला 4 घंटे में स्पैड हो गया, छुट्टी से आया था 6 घंटे में स्पैड हो गया। अरे तुम निकालो मेरा 1 महीने का, निकालो 2 महीने का कि तुमने किस तरह हमसे काम लिया है, क्या मेरा ब्रेन कंसंट्रेट था। अभी तो बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, 8 घंटे से कम नींद आपकी जिंदगी तबाह कर रही है। 14 रात जग के काम करते हैं।
अरे लोको रनिंग स्टाफ ही वन एंड ओनली कैटेगरी है कि 34 साल नौकरी इस कठिन परिस्थितियों में करने के बाद अपने आप को A1 फिट रखता है और एक्सीडेंट फ्री अवार्ड लेके घर जाता है। तो ये क्रेडिट किसको दे दें हम? वैष्णव जी को, मोदी जी को? हरगिज नहीं। अगर 34 साल नौकरी करके A1 फिट होके और एक्सीडेंट फ्री अवार्ड लेके घर जाते हैं, यह क्रेडिट हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोगों का है, जिसके सहयोग से हम ये इस तरह का रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब होते हैं। मेरे दोस्त, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे बातें हैं जो खत्म नहीं होगी। आपका बीजीएम है, सवाल बहुत है। 2 दिसंबर के फिर से हड़ताल है। चलिए एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। देखते हैं एक बार फिर ये जो बेईमान लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के जो गोरे अंग्रेज बैठे हैं ये रेलवे बोर्ड में, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा माननीय मिश्रा जी, बड़े ही आदरणीय शब्दों में, हमारे प्रसाद साहब आपको जयपुर में भी बुलाए थे, दिल्ली में आप हर धरना प्रदर्शन में आए थे। आपने हमसे वादा किया था कि हम ग्रेड पे को सुधारेंगे, रिस्क लेवल दिलवाएंगे, माइलेज को ठीक करेंगे, लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। आपने हमारे बड़े भैया, हमारे चाचा को, प्रसाद चाचा को बोला था, चिट्ठी लिखी थी आपने, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जो है हमारे साथ ना इंसाफ नहीं किया अभी तक। आज भी आपसे मेरी गुजारिश है और मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप हमारे इस लड़ाई में, हमारे इस संघर्ष में आइए। हम कुछ नहीं मांगते, केवल अपना सम्मान और अधिकार की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं। पहले हम सुरक्षित रेल संचालन की बात। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, भारत सरकार के हुक्मरान से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि रेलवे में 3,12,000 पोस्ट खाली क्यों है? 3,12,000। एक भी विधायक का सीट खाली है कहीं? एक भी सांसद का सीट खाली है कहीं? कहीं भी एक तहसील में मुखिया का सीट खाली है क्या? हरगिज नहीं। बढ़ गया उपचुनाव, मरने वाला है, कैंडिडेट तैयार है नॉमिनेशन करने के लिए, फिर 3,12,000 पोस्ट खाली क्यों है? रनिंग स्टाफ के कैडर में इतनी वैकेंसी क्यों है? मालगाड़ी के